हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, जापान के एक एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी फुटबॉल टीम लैंड करती है। सब खिलाड़ी यूनिफॉर्म में, किट्स पहनकर और हाथों में बैग्स। लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो एक हैरानकुन इंकशाफ होता है। ये खिलाड़ी दरअसल खिलाड़ी थे ही नहीं, ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे और ये इंसानी स्मगलिंग का एक नया तरीका था। 22 लोग एक जाली फुटबॉल क्लब के तहत 40 लाख रुपए फी कस देकर जापान पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जाली निकलते हैं और सबके सब शर्मिंदगी के साथ डिपोर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे इमिग्रेशन सिस्टम में कितनी बड़ी कमजोरियां हैं। सवाल ये है कि अगर जापानीज इमिग्रेशन ने इन्हें पकड़ लिया था तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ये सब कैसे निकल गए। ये वाकया सिर्फ इन 20 अफराद की बदनामी नहीं, बल्कि हमारे पूरे मुल्क की 7 स्पोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी और अदारों की नाकामी को बेनकाब करता है। और असल खतरा ये है कि यही माफिया कल किसी और बहाने से मजीद लोगों को स्मगल करेगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस केस की डिटेल्स ही नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये नेटवर्क कैसे काम करता है, पाकिस्तान की आलमी साख को इससे कितना नुकसान होता है, और सबसे अहम, क्या हमारे अदारे वाकई ऐसे स्कैंडल्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो आइए जरा डिटेल्स में चलते हैं। ये जाली टीम कैसे बनी। FIA की रिपोर्ट कहती है कि इस फ्रॉड के पीछे एक शख्स है, मलक वक्कास। इसने एक जाली क्लब बनाया जिसका नाम रखा गोल्डन फुटबॉल ट्रायल। सुनने में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन हकीकत में ये महज एक ढोंग था। 22 अफराद को इसने फुटबॉल किट्स पहनाई, इनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी ताकि वो खिलाड़ी लगें, और इनके लिए जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। इनसे फी का तकरीबन 40 लाख रुपए लिए गए, यानी सिर्फ इस एक रैकेट से अरबों रुपए कमाए गए। ये सब लोग बाकायदा फ्लाइट से सियालकोट एयरपोर्ट से निकले और जापान पहुंच गए, लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, फ्रॉड पकड़ा गया। जापानी हुकाम ने फौरी तौर पर सबको हिरासत में लिया और फिर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। FIA के मुताबिक ये पहली बार नहीं हुआ। मलक वक्कास ने इसी तरीके से जनवरी 2024 में 17 अफराद को जापान भेजा था। यानी ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके पीछे स्मगलर्स, जाली क्लब और करप्ट लोग मिले हुए हैं। सोचने की बात यह है, अगर जापानी इमिग्रेशन इतनी जल्दी इनको पकड़ सकती है तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ये सब लोग कैसे क्लियर हो गए। क्या किसी ने आंखें बंद की या जानबूझकर इनको निकलने दिया गया? यही वो सवालात हैं जो हमारे अदारों पर सबसे बड़ा दाग है। ये वाकया हमारे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी सिस्टम की संगीन नाकामी को जाहिर करता है। सोचिए, 22 लोग एक जाली फुटबॉल क्लब के नाम पर बाकायदा किट्स पहनकर जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ एयरपोर्ट से निकल गए। ना इमिग्रेशन ने पकड़ा, ना सिक्योरिटी अदारों को शक हुआ। ये सिर्फ गफलत नहीं है, ये बताता है कि या तो सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई भी आसानी से इसे धोखा दे सकता है, या फिर कहीं ना कहीं करप्शन का अमल दखल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जापानी इमिग्रेशन ऑफिसर चंद सेकंड्स या मिनट्स में इन जाली डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लेते हैं, तो पाकिस्तानी अदारे ऐसा क्यों ना कर सकें। ये सिर्फ 22 अफराद की कहानी नहीं है, ये इस बड़े खला की निशानदही करती है जिसे इंसानी स्मगलर्स बार बार एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए हम बार बार सुनते हैं कि लोग जाली वीज़ों, जाली जॉब ऑफर्स या जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर केसेस या तो रिपोर्ट ही नहीं होते या दब जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर दुनिया भर में सवाल उठते हैं। जब जाली कागजात के साथ पूरी टीम बाहर निकल जाती है
तो इंटरनेशनल लेवल पर ये तासुर जाता है कि हमारा सिस्टम नाकाबिले एतबार है। ये वाकया हमें एक कड़वी हकीकत के सामने ला खड़ा करता है। ये सिर्फ फुटबॉल का फ्रॉड नहीं था, ये इंसानों की स्मगलिंग का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक तरीका था। दोस्तों, पाकिस्तान से हर साल हजारों नौजवान दिखकर मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी रास्तों पर निकलते हैं। कभी जमीनी रास्ते से ईरान और तुर्की होते हुए यूरोप तक, तो कभी लीबिया के रास्ते बहेरा रोम पार करके इटली या यूनान पहुंचने की कोशिश। ऐसे खतरनाक समुद्री रास्तों पर बहुत सी कश्तियों के डूबने और सैकड़ों जाने की खबरें आ चुकी हैं। एक बड़ी खेप में दर्जनों पाकिस्तानियों के समुंदर में गर्क होने की खबरें भी मौसूल हुई। मजीद ये कि ये स्मगलर्स अपने तरीके बदलते रहते हैं, कभी जाली तालिब इल्म वीज़े, कभी जाली जज या ज़ियारती ग्रुप्स, और अब जाली स्पोर्ट्स टीमों का ट्रक, जैसा कि जापान में पकड़ा गया गोल्डन फुटबॉल ट्रायल केस। इसका मतलब ये है कि स्मगलिंग एक मुतहरिक, मुनाफा बख्श और मुस्तकिल तौर पर बदलने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें एजेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले, ट्रैवल एजेंट्स और मुमकिना तौर पर इनसाइडर फैसिलिटेटर्स एक पूरी चेन बनाते हैं। ज़्यादातर गैर कानूनी सफ़र एक मखसूस नक्शे के मुताबिक होते हैं। सबसे आम रास्ता बलूचिस्तान के ताफ्तान बॉर्डर से शुरू होता है। लोग छुपकर या ग्रुप्स में ईरान दाखिल होते हैं। वहां से वो अगले मरहले पर पहुंचते हैं तुर्की या यूनान, जो यूरोप के दरवाजे समझे जाते हैं। ये हिस्सा अक्सर ज़मीनी सफ़र, ट्रकों या छोटे व्हीकल्स में लंबी और ख़तरनाक ड्राइविंग के ज़रिए तय किया जाता है। इसके बाद सबसे ख़तरनाक स्टेज आती है, बहीरा रोम पार करना। लीबिया या तुर्की के साहिल से छोटी ओवरलोडेड कश्तियों में लोगों को यूरोप तक पहुंचाया जाता है, कई दिन भूखा प्यासा रहते हुए, बगैर जिंदगी बचाने वाले जैकेट्स और बगैर प्रोफेशनल नेविगेशन के। लेकिन इन तमाम रास्तों पर न सिर्फ मुश्किलात होती हैं, बल्कि वाज़िया और जानलेवा खतरात भी हैं। जैसे कि सबसे पहला, गिरफ्तारी। सरहदी चेक पॉइंट्स या होस्ट कंट्रीज की इमिग्रेशन पर पकड़े जाने का बड़ा खतरा होता है। गिरफ्तार होने वाले अक्सर मुकामी हवालात में बंद या कानूनी पेचीदगियों का शिकार होते हैं। फिर दूसरा है डिपोर्ट होना। हजारों या लाखों रुपए देने के बाद भी कई बार लोगों को वापस पाकिस्तान भी भेज दिया जाता है। यानी पैसे ज़ाया होने के साथ साथ खानदानों पर इकोनॉमिक डिजास्टर भी आ जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा खतरा, जान का नुकसान। जी हाँ, ये सबसे भयानक खतरा समुद्री रास्ते का है। ओवरलोडेड कश्तियाँ डूब जाती हैं और हर साल दर्जनों या सैकड़ों लोग इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जैसे कि जून 2023 का यूनान बोट हादसा, जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। और यही वो कीमत है जो बहुत से लोगों को अपनी उम्मीदों के बदले अदा करनी पड़ती है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क है, जिसकी कीमत ना सिर्फ लाखों या करोड़ों रुपए है, बल्कि इंसानों की जानों से भी नापी जाती है। और जब ऐसी सूरत हाल बार बार सामने आती है, तो बैनुल-अक़वामी अदारे और मेज़बान ममालिक सख्त इक़दाम करते हैं। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और IOM जैसी तंजीमें पाकिस्तान में माइग्रेशन गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नेटवर्क और प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं, ताकि ऐसे खतरनाक रुखों को मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से रोका जा सके। अब सोचें, जापानी इमिग्रेशन ने जब इन जाली खिलाड़ियों को पकड़ा तो इनके जहन में पाकिस्तान के बारे में क्या इंप्रेशन बना होगा। ये सिर्फ 22 बंदों की बदनामी नहीं थी, ये पाकिस्तान के स्पोर्ट्स और नेशनल क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट ज़रब थी। कल को अगर कोई असल फुटबॉल या हॉकी टीम बाहर जाना चाहेगी, तो इन पर भी शक होगा कि कहीं ये भी जाली तो नहीं। यही वजह है कि दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग और सख्त चेकिंग के नीचे रखती हैं। यानी एक फ्रॉड पूरे मुल्क के इमेज पर दाग बन जाता है। लेकिन ये कहानी एक और तल्ख हकीकत भी दिखाती है
हमारा सिस्टम सिर्फ उस वक्त हरकत में आता है जब नुकसान हो चुका होता है। ये 22 लोग तब पकड़े गए जब जापान ने इन्हें डिपोर्ट कर दिया, लेकिन असल में तो पकड़ना सियालकोट एयरपोर्ट पर ही चाहिए था, वहीं रोकना चाहिए था इन्हें। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है, रिएक्टिव सिस्टम। सवाल ये है कि क्या हम हमेशा बाद में एक्शन लेते रहेंगे या फिर प्रोएक्टिव होकर इन माफियाज को जड़ से खत्म करने की हिम्मत करेंगे। अब जरा हिसाब लगाइए, 22 बंदे और 40 लाख रुपए, यानी तकरीबन 88 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक खेप है। मलक वकास ने खुद तस्लीम किया है कि इसने जनवरी 2024 में भी 17 बंदे इसी तरीके से जापान भेजे थे। इसका मतलब ये है कि ये चंद लाख या करोड़ का खेल नहीं, बल्कि अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। और ये पैसा कहाँ जाता है? ज्यादातर तो सीधा उन एजेंट्स की जेब में जाता है जो ख्वाब बेचते हैं। फिर इसका एक हिस्सा उन जाली क्लबों और दस्तावेजात बनाने वालों को मिलता है जो ये सारा ड्रामा प्रिपेयर करते हैं। और सबसे खतरनाक पहलू ये है कि बहुत से केसेस में इशारे मिलते हैं कि इमिग्रेशन या मुकामी अदारों के अंदर भी कुछ लोग अपना हिस्सा लेते हैं। यानी ये सिर्फ एक शख्स का फ्रॉड नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जिसमें हर कोई अपना हिस्सा खाता है और नुकसान सिर्फ आम नौजवान का होता है जो बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब में सब कुछ दांव पर लगा देता है। अब दूसरी तरफ देखें, इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स दिए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में माइग्रेशन गवर्नेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ UN नेटवर्क ऑन माइग्रेशन लॉन्च किया है। कागजों में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पॉलिसी, प्रोग्राम, वर्कशॉप्स, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स और न जाने क्या क्या, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत मुख्तलिफ है। हमारे स्मगलर्स हर रोज़ नया तरीका निकालते हैं, यानी पॉलिसी एक तरफ भाग रही है और ग्राउंड रियलिटी दूसरी तरफ। यही वो गैप है जो इन माफियाज को जिंदा रखता है, क्योंकि जब अदारे सिर्फ रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रहें और ज़मीनी हकीकत में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले, तो फिर ये नेटवर्क्स फलते फूलते रहते हैं। सवाल ये है कि क्या पॉलिसी सिर्फ ऑन पेपर रहनी है या पाकिस्तान में वाकई ऐसे इक़दाम होंगे जो इन नेटवर्क्स को तोड़ सकेंगे। दोस्तों, कहानी बज़ाहिर एक जाली फुटबॉल टीम की थी, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये असल में पाकिस्तान के कमज़ोर इमिग्रेशन सिस्टम, अदारों की नाकामी और अरबों रुपए की इंसानी स्मगलिंग इंडस्ट्री का आईना है। सवाल ये नहीं कि सिर्फ 22 लोग पकड़े गए, सवाल ये है कि कितने और लोग हैं जो खामोशी से निकल जाते हैं, कितने लोग जाने गंवा देते हैं और कितनी बार हमारा मुल्क दुनिया के सामने शर्मिंदा होता है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम हर बार डिपोर्ट की खबर पर सर झुकाकर बैठ जाएंगे या फिर इस निज़ाम को बदलने के लिए आवाज़ उठाएंगे। आपके ख्याल में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, सिर्फ स्मगलर्स पर या फिर पूरे अदारा जाती निज़ाम पर जो इनको पनपने देता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग सोचने पर मजबूर हों। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।